सो हेलो गाइस, माय नेम इज ऋतुराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको बोलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक का पार्ट है ये, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स में हम बाद में जाएंगे। पहले प्लेट टेक्टोनिक का बेस देखते हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक जिन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, उन्होंने जिनका रेफरेंस लिया था उनको स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। इनको देख रहे, ये जो है वो बहुत मशहूर साइंटिस्ट है जो जर्मन के मेटीरियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जियोलॉजिकल मतलब देख रहे मेटीरियोलॉजिस्ट फील्ड का आदमी जियोलॉजिकल मतलब प्लेट टेक्टोनिक का स्टडी करके हमें ये बता रहा है कि कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे आज। एंजॉय द वीडियो और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा जितने भी वीडियो आएंगे। इसके बाद आएगा प्लेट टेक्टोनिक का वीडियो, ठीक है। सो एंजॉय। हेलो गाइस, माय नेम इज ऋतुराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। तो एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे जर्मन के, मेटीरियोलॉजिस्ट थे वो, ठीक है। मेटीरियोलॉजिस्ट मतलब हवामान वगैरह का ये बताना, ठीक है। तो मेटीरियोलॉजिस्ट ने हमारी जियोलॉजी में इंटरेस्ट लेके अपना पूरा जिंदगी उस पर गुजार दिया और एक थियरी प्रपोज किया, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थियरी फॉर ऑल द जियोलॉजिस्ट हु वर्क फर्दर ऑन प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी भी पढ़ेंगे इसके बाद। इसका ही इवोल्यूशन है प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ठीक है। अगर इन्होंने ये नहीं बताया होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है उसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक बेस दिया है हमें, ओके। तो ठीक है, ये अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक साइंटिस्ट है। ये थे मेटीरियोलॉजिस्ट, जर्मनी में मेटीरियोलॉजिस्ट थे। तो देख रहे हैं कि मैं एक मेटीरियोलॉजिस्ट मतलब एक क्लाइमेट फील्ड का आदमी जियोलॉजी में इंटरेस्ट लेके अपना पूरा जिंदगी उस पर गुजार रहा है और एक थियरी दे रहा है दुनिया को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थियरी के अकॉर्डिंग हम ये सीखेंगे कि हमारा इंडिया जो है हम चाइना की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो घबराइएगा मत, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर रहे, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। तो इसके बाद एंड ऑफ द लेक्चर में इस सेंटेंस का मतलब आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1912 में एक थियरी दिया जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके पहले 1910 में, ठीक है, 1910 में एक साइंटिस्ट थे टाइलर नाम के। तो उन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज करने की ट्राई किया था, ठीक है। लेकिन लैक ऑफ एविडेंसेस और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो कर नहीं पाए, ठीक है। लेकिन बाद में 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने इसी थ्योरी का, इसी बेसिस पे बहुत ज़्यादा स्टडी किया और अपना एक बुक पब्लिश किया 1915 को, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, ठीक है। देख रहे हैं एक मेटीरियोलॉजी, एक क्लाइमेट फील्ड के आदमी ने ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन नाम का बुक पब्लिश कर दिया है, ठीक है। ये हुआ था 1915 में, ओके। तो 1912 में इस आदमी ने बहुत बड़ा थ्योरी दिया था दुनिया को, सब जियोलॉजिस्ट जो है आज के, और उसके बाद जिन्होंने भी प्लेट टेक्टोनिक्स पे क्रस्ट पे स्टडी किया तो इस थ्योरी का बहुत ही ज़्यादा रेफरेंस ले लिया, ठीक है, लेना ही पड़ा उनको, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है और उसके क्या सिग्निफिकेंस है। उसके जो ये दिए थे उसको प्रूफ करने के लिए जो एविडेंस दिए थे, एक 4-5 एविडेंस है, उनका भी डिटेल में स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, ओके। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब ये पढ़ने से पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। वो ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, उसके पहले पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट्स क्या है। तो हम अभी पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट, व्हाट आर द कॉन्टिनेंट्स इन विच अल्फ्रेड वेगनर इज रेफरिंग कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स, ओके। सो कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल थ्योरी पे जाएंगे, ठीक है। तो वेगनर जी ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दिया था उसमें कॉन्टिनेंटल ये जो वर्ड है उसमें कॉन्टिनेंट्स जो है वो क्या है। अब हमको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्रस्ट होता है अपर पार्ट ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, क्रॉस सेक्शन मतलब सरफेस से सेंटर ऑफ द अर्थ तक कितने कितने भाग है, हम पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ,
मतलब ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर जो हम देख नहीं पा रहे, स्फीयरिकल, अर्थ इज स्फीयरिकल ना, तो देख नहीं पा रहे। दिस इज आवर सरफेस, ये ट्री निकाल देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज आवर सरफेस। सरफेस के बाद 3 मेन लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है क्रस्ट, हम बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ एक सेपरेट टॉपिक पे मैं लेक्चर बना दूंगा, उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। ये होता है क्रस्ट, इतना बड़ा नहीं होता है एक्चुअली, इतना बड़ा भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा होता है मेंटल, मेंटल थोड़ा बड़ा होता है, ये होता है मेंटल, और ये होता है कोर, ठीक है। ऊपर का जो पार्ट है ये है क्रस्ट। क्रस्ट का एवरेज थिकनेस, ओके, एवरेज थिकनेस बता रहा हूं मैं, एक कट टू कट ये नहीं बता रहा हूं मैं। 35 एवरेज किलोमीटर, इसका जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर होता है। इसका होता है 2900 मतलब किलोमीटर, 2900 किलोमीटर का थिकनेस होता है ये मेंटल का। और अर्थ का सेंटर मतलब सरफेस से अर्थ तक का, अर्थ का रेडियस जो है वो 6371, ठीक है। तो 6371 ये है अर्थ का सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ कह सकते हैं हम, ओके। तो ये हमने 3 मेन पार्ट देख लिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब क्रस्ट जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशनिक क्रस्ट। अब हमें पता है कॉन्टिनेंट्स जो है उनका डेंसिटी जो है वो कम है कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट का डेंसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो ओशनिक क्रस्ट का जो थिकनेस है वो थोड़ा कम है। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज ओशनिक, ओके, और इसके बाद जो है वो कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एवरेज थिकनेस 35 किलोमीटर होता है, और ओशनिक क्रस्ट का एवरेज थिकनेस जो है वो 8 to 10 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देख रहे हैं, इसलिए मैं कॉन्टिनेंट्स बता रहा था कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। इस पूरे पार्ट को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। क्रस्ट का, ओशनिक क्रस्ट का पार्ट छोड़ के दूसरा जो ये है एक डिवीजन भी होता है, ठीक है। क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में 2-2 पार्ट्स होते हैं। क्रस्ट का जो होता है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट बोलते हैं। लोअर क्रस्ट जो होता है वो ओशनिक क्रस्ट है, अपर क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। उसमें मेंटल में अपर मेंटल, लोअर मेंटल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कर दूं तो अपर मेंटल, लोअर मेंटल होता है। और कोर में भी इनर कोर और आउटर कोर, ये 2 होते हैं। आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, हम पढ़ेंगे इसको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के टॉपिक में, ठीक है। अब तक इस लेक्चर के लिए बस इतना ही याद रखो कि दिस इज द कॉन्टिनेंटल पार्ट। वेगनर जी ने जो कॉन्टिनेंट्स वर्ड का यूज किया है वो इस पार्ट के लिए किया है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो अर्थ के ऊपर मूव हो रहा है, ठीक है, फ्रीली मूविंग है। इन्होंने जो बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इन्होंने बताया कि अर्थ का क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, ठीक है, वो मतलब कॉन्टिनेंट्स जो है वो अर्थ के अर्थ के सरफेस नहीं, अर्थ के मेंटल के ऊपर फ्रीली मूव करता है, ठीक है। लेकिन एक बात है यहाँ पे, उन्होंने ये तो बता दिया, उसका एविडेंसेस भी बता दिए 4 से 5 एविडेंसेस है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद। लेकिन एक बात बताना, मतलब एक बात एक्सप्लेन करना उनको नहीं आ गया, ठीक है। तो वो क्या है, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ये तो उन्होंने बताया। एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उनका भी एविडेंस दिया उन्होंने, 4-5 एविडेंस है, मैं बता दूंगा। लेकिन वो ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गए कि ये जो कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं उनके पीछे कोई तो एनर्जी होगी ना, ठीक है। तो वो एनर्जी डिफाइन करना वो मतलब कर नहीं पाए, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कंसिडर किया तो जाता है, लेकिन फुल्ली एक्सेप्टेड नहीं है ये थ्योरी, ठीक है। तो इसके बाद जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लाया 2-3 साइंटिस्ट ने मिलके, तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेड है, क्योंकि उन्होंने उसमें क्या बताया कि हाँ इसके पीछे का फोर्स भी बता दिया। इन्होंने ही कर दिया है, 80% काम तो इन्होंने ही कर दिया था, वेगनर जी ने कर दिया था। प्लेट टेक्टोनिक में भी बस इतना ही एक्स्ट्रा का बताया कि उसका फोर्स क्या है, मतलब जो प्लेट मूव कर रहे हैं उनका फोर्स क्या था, और प्लेट जो है इनका जो कॉन्टिनेंट था उसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया उन्होंने, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स में, प्लेट टेक्टोनिक में जो प्लेट होता है, ठीक है, प्लेट यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, वहां पे प्लेट टेक्टोनिक है। अब कॉन्टिनेंट की जगह प्लेट ने ले ली,
अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट था 35 किलोमीटर एवरेज का। अब प्लेट क्या होता है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 2-3 साइंटिस्ट में मिलके ये बनाया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उन्होंने बताया कि प्लेट इज नॉट कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो जो मूव कर रहा है वो दिस इज नॉट जस्ट कॉन्टिनेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ क्रस्ट, टोटल क्रस्ट मतलब पूरा क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, मतलब ये अपर मेंटल है, इसका अपर पार्ट मतलब ये वाला, तो ये पूरा जो है दिस इज प्लेट। नाउ ये प्लेट मूव कर रही है, ठीक है, मेंटल के ऊपर, ये सब पूरा मेंटल है, लेकिन प्लेट जब बोलते हैं तो मेंटल का भी थोड़ा सा पार्ट आता है उसमें। ठीक है, जब हम टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट मतलब टेक्टोनिक मतलब कोई भी जो मूव कर रहा है टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में उसका फोर्स भी बता दिया, उसके पीछे जो फोर्स था कॉन्टिनेंटल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला जो फोर्स है वो भी डिफाइन कर दिया, प्लस उन्होंने बताया कि क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, आई एम नॉट सेइंग अपर मेंटल, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, मेंटल बहुत बड़ा होता है, तो ये एक्सप्लेन कर दिया प्लेट टेक्टोनिक में। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है, अल्फ्रेड वेगनर जी ने जो दिया था, बस कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्टिंग करना है हमें। ठीक है, और जो एविडेंस बताए थे वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहले एविडेंसेस देखने से पहले थोड़ा सा देखेंगे कि उसका थ्योरी का जो स्टेटमेंट है, एक्चुअल स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बताया था। ठीक है, तो अल्फ्रेड जी जो थे वो बहुत स्मार्ट साइंटिस्ट थे, मेटीरियोलॉजिस्ट थे, लेकिन जियोलॉजी का स्टडी कर रहे थे, देख रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी जो था अल्फ्रेड वेगनर जी ने ये बताया कि 200 मिलियन ईयर्स एगो, ये नोट्स में लिख देना, 200 मिलियन ईयर्स एगो, सॉरी ईयर्स नहीं, मिलियन ईयर्स। ठीक है, MY मतलब मिलियन ईयर्स एगो, मिलियन मतलब 10⁻⁶ होता है, बिलियन मतलब 10⁻⁹ होता है। ठीक है, जब मैं बिलियन कहूंगा तो 10⁻⁹ होता है, और जब मैं मिलियन कहूंगा तो 10⁻⁶ होगा। ठीक है, तो 200 मिलियन ईयर्स एगो मतलब देख रहे कितना पुराना बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 200 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट था। हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े, याद है ज्योग्राफी में 9th और 10th क्लास में हमने कॉन्टिनेंट्स का स्टडी किया था ज्योग्राफी में, तो हमें बताया गया था कि 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, देन एशिया, अंटार्कटिका वगैरह, ये सब मिला के 7 कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े थे ज्योग्राफी में, थोड़ा बहुत याद होगा आपको। ठीक है, तो वही है जो कॉन्टिनेंट्स थे ना, तो वही कॉन्टिनेंट्स का थ्योरी दिया है ये वाले साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो उनका स्टडी करेंगे। 200 मिलियन एगो ये जो कॉन्टिनेंट्स थे वो सेपरेट नहीं थे। अभी जो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, साउथ अमेरिका उसके नीचे, उसके ईस्ट साइड में ये सब हमारे ईस्टर्न कंट्रीज है। ठीक है, इंडियन प्लेट, फिर यूरोप, ठीक है, फिर एशिया वगैरह, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, ये सब हमारे इसके राइट साइड में है। मतलब पूरा ग्लोब कवर कर चुका है, बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है। लेकिन इन्होंने बताया कि 200 मिलियन ईयर्स एगो, आज से पहले 200 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट था और एक ही था। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक ही कॉन्टिनेंट था पहले जिसका नाम था पैंजिया। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट था पैंजिया और एक ही बड़ा समुंदर था जिसका नाम है पैंथालासा। देख रहे, पी से दोनों नाम है, याद रखने में डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। पैंजिया नाम का सी था, ओशन, और पैंथालासा जो है वो सॉरी पैंजिया नाम का कॉन्टिनेंट था और पैंथालासा जो था वो सी था, मतलब एक ही ओशन था और एक ही कॉन्टिनेंट था। ये अल्फ्रेड वेगनर जी ने बताया। और बाद में ये बताया कि कॉन्टिनेंट जो है मतलब 200 मिलियन ईयर्स के बाद, मतलब रिसेंट, अभी हम प्रेजेंट तक आ रहे हैं। ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स से प्रेजेंट तक आएंगे, तो धीरे धीरे क्या क्या होता गया ये बताया इन्होंने कि बाद में क्या हुआ कि इनका ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट होने लगे। ठीक है, मतलब ये एक था, बाद में इससे अलग अलग होके ये ड्रिफ्टिंग हो गई, ये अलग अलग, ये इधर मूव करने लगा, ये इधर मूव करने लगा, ये इधर। ठीक है, अलग अलग जगह पे जाके वो मतलब सेपरेट हो गए, एक से बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स बन गए। ये बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में। ठीक है, एक पैंजिया नाम का कॉन्टिनेंट था, पैंथालासा एक ओशन था, मतलब एक कॉन्टिनेंट एक ही ओशन था पूरे अर्थ पे।
उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, मतलब कॉन्टिनेंट जो थे उसमें, ये कॉन्टिनेंट था वो सेपरेशन हुआ, एक के बहुत डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब एक के बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स बन गए और वो अलग अलग दिशा में अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। उसको ही बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और इसका जो है वो एविडेंसेस दिया है। अभी हम एविडेंसेस पढ़ेंगे, मतलब ये कुछ साइंटिस्ट होते हैं ना कि हाँ ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि ये एक कॉन्टिनेंट था, उसके बाद वो बहुत जगह पे जाके वो अभी जो इस पोजीशन पे आ गए, मतलब अभी प्रेजेंट में जो है इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक था पहले कि और बाद में डिफ्रेंशिएट हो गए। तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि इसका एविडेंस क्या है, इसका प्रूफ क्या है तुम्हारे पास, हम कैसे मान ले कि ये सही है, ठीक है। तो अल्फ्रेड जी ने क्या किया, अपना पूरा जिंदगी इसी पे लगा दिया, ठीक है, एविडेंसेस ढूंढने में। ओके, तो बहुत एक 4-5 एविडेंसेस है, 5-6, तो उसको हम देख लेते हैं अभी एक बार। 5 एविडेंस है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, 2-2 करके एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा साइज छोटा है यार, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। तो पहला एविडेंस दिया है उन्होंने कि फीट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अगर आप एक ये देता हूँ, अगर आप अपने ग्लोब के मैप को देखेंगे, मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, तो साउथ अमेरिका जो है वो ऐसे है, ठीक है, नीचे। माई ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड बट यू कैन गेट इट। और इस साइड है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका देख लो इसमें, ठीक है। तो ओके, ऐसा है, साउथ हेमिस्फीयर में देखना है हमें, मतलब इक्वेटर के नीचे देखना है, तो इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका और ये है अफ्रीका, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को हम देख ले अगर, तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जो ये पार्ट है, ठीक है, इसका जो ईस्ट पार्ट है इस कॉन्टिनेंट का, ये ईस्ट हुआ ना, ये वेस्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, तो ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ठीक है। तो इसका ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो इसके, मतलब अफ्रीका के वेस्टर्न बाउंड्री में, अगर हमने लेके बचपन में वो किया था अपने बच्चे जो करते हैं कि एक दूसरे को चिपकाना होता है और सब मिला के ये एक चित्र बन जाता है, ठीक है। तो उसी वही है, तो एक पजल की तरह, ठीक है। तो इस कॉन्टिनेंट को अगर इसमें फिट कर ले हम, तो ये फिट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसको हम अगर यहाँ पे ला दिए तो ये ऐसा होगा, सही है। इफ दिस इज अफ्रीका, इसको बस यहाँ पे आके चिपका दिया और फिट कर दिया, ठीक है। देख रहे कैसे फिट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे उन्होंने दिखा दिया। अब मैं अफ्रीका का एक बता देता हूँ। अफ्रीका ऐसा है, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समझ लेना। और यहाँ पे है मैडागास्कर। तो मैडागास्कर जो है अभी जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अफ्रीका से अलग है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो अफ्रीका से ही अलग हुआ है, ठीक है। वो भी कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग का पार्ट है। रिफ्ट मतलब एक दूसरे से दूर जाके प्लेट, बीच में एक समुंदर तैयार होना, नहीं तो खाली जगह तैयार होना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्टिंग। रिफ्टिंग मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्टिंग। तो ये भी इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एविडेंस गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। तो ये तो काफ़ी नहीं था ना, लेकिन मतलब अगर मैंने बताया कि हाँ आप अगर देख लिए तो देख सकते हैं कि हम कि कॉन्टिनेंट जो है वो पजल की तरह है, तो एक दूसरे से के अंदर फिट हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट ऐसा थोड़ी एविडेंस मानेंगे, ठीक है। ये पहला एविडेंस दिया। दूसरा एविडेंस था फॉसिल सिमिलरिटीज। ये थोड़ा सा लॉजिकल था। अगर अल्फ्रेड वेगनर ने एक ही एविडेंस दिया होता फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स का, तो बाकी के साइंटिस्ट क्या बोलते कि हम बच्चे थोड़ी है ऐसी बात मानने के लिए पजल सॉल्व करके, ठीक है। तो ये जो एविडेंस था वो वाइड एक्सेप्टेंस के लिए वैलिड नहीं था, ठीक है। तो फॉसिल सिमिलरिटीज मतलब उसी वही एग्जांपल लेते हैं। अब ये था साउथ अमेरिका, ये था हमारा अफ्रीका, ठीक है। ये आदमी जिंदगी भर बस घुमा है ग्लोब में, पूरे ग्लोब में, ठीक है।
ये ऐसा नहीं है कि मैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका का एग्जांपल दिखा रहा हूँ तो बाकी की जगह पे नहीं होगा ऐसा, बाकी की जगह पे भी आप इमेजिन कर सकते हो। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और इसके ऊपर है यूरोप, ठीक है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के फॉसिल रिकॉर्ड उस अल्फ्रेड वेगनर जी ने चेक किए, तो मैं बताता हूँ डिटेल में। यहाँ के फॉसिल्स, ठीक है, इसके ईस्टर्न कोस्ट पे जितने भी फॉसिल्स मिलते हैं उनका स्टडी किया, ठीक है, और इसके ईस्ट कोस्ट पे जितना फॉसिल मिल रहा था उसका स्टडी किया। तो यहाँ के फॉसिल और यहाँ के फॉसिल मतलब जो उस टाइम जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उनका जो अवशेष बचा हुआ है उसको हम फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ के फॉसिल और यहाँ के फॉसिल उसको सिमिलरिटीज भी मिल गए, ठीक है। मतलब जो अल्फ्रेड जी ने सोचा था कि ऐसा करके देखते हैं, ठीक है, फॉसिल सिमिलरिटीज को स्टडी करेंगे, तो यहाँ के फॉसिल स्टडी करेंगे किए और यहाँ के, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ये 1000 और 2000 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैप में भी मैंने जो दिखाया था मैप, उसमें भी देख सकते हैं आप। तो ये भी सेम दिखे, मतलब ये एविडेंस भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो और 3 एविडेंसेस है वो भी देखेंगे हम। सिमिलरली ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के, मतलब इंग्लैंड जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, ठीक है, और इसका यूएसए और इस साइड का जो है कैलिफोर्निया तो इस साइड है, तो यूएसए का ईस्टर्न पार्ट में जितना भी फॉसिल मिला था, जहाँ पे एप्लाचियन नाम का ये है माउंटेन है, ठीक है, एप्लाचियन, ये ओल्डेस्ट माउंटेन है, ओके, बहुत ज़्यादा ओल्ड माउंटेन है ये, ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, ठीक है। तो इसका मैं डायग्राम ही दिखा देता हूँ निकाल के, ठीक है। मैप में एक और बार देख लीजिए, यूएसए जो है, ठीक है, मैं बस यूएसए निकाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसके ऊपर है मेक्सिको, इसके नीचे है, सॉरी, इसके ऊपर है कनाडा, इसके नीचे है मेक्सिको, ठीक है। तो यहाँ पे है एप्लाचियन माउंटेन और ये था यूरोप, ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड है, ठीक है। तो एप्लाचियन माउंटेन में जो लिथोलॉजी था वो एप्लाचियन माउंटेन का कुछ पार्ट का मतलब सिमिलरिटीज, लिथोलॉजिकल सिमिलरिटीज इस पार्ट में भी मिल गए, तो एक और एविडेंस बन गया, ठीक है। मतलब ये पार्ट जो था इससे जुड़ा हुआ था पहले, ठीक है, ये सॉलिड एविडेंसेस है, ठीक है। तो एप्लाचियन माउंटेन का यहाँ पे अवशेष मिलना, एप्लाचियन माउंटेन में जितना भी फॉसिल था वो यहाँ पे भी मिल जाना, ठीक है, फॉसिल सिमिलरिटीज में देखा था हमने सेकेंड एविडेंस में, ठीक है। तो ये सब एविडेंसेस दिए। इस एविडेंसेस का मतलब क्या है कि ये 2 पार्ट पहले एक जगह पे थे, मतलब उनको बस ये प्रूव करना था कि पैंजिया था, ठीक है। पैंजिया मतलब पहला कॉन्टिनेंट, जो सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं जिसको, ओके। हाँ, मैं ये भूल गया था बताना, पैंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सुपर कॉन्टिनेंट बन चुके हैं उसके पहले भी, ये बस 200 मिलियन की बात हो रही है, ठीक है। 200 मिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं हम बस। अर्थ फॉर्म हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स, बिलियन मतलब 10⁹, बहुत ज्यादा पहले का बात कर रहे हैं, मतलब बहुत रिसेंट का बात कर रहे हैं हम। 200 मिलियन ईयर्स मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स के बाद बहुत सारे सुपर कॉन्टिनेंट्स बने, फिर ब्रेक हुए, फिर सुपर कॉन्टिनेंट बना, फिर ब्रेक हुआ, ठीक है। ऐसा बहुत साइकिल बना है। तो ये हमारा रिसेंट सुपर कॉन्टिनेंट है जिसको हम पैंजिया बोलते हैं, ठीक है। तो इनका बस मकसद था कि पैंजिया था, इसको प्रूफ करना था कि पैंजिया था और वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 एविडेंसेस हो गए। हाँ, अब हम देखते हैं बाकी के। तो 2 एविडेंस पढ़ लिए, अब बाकी के 3 पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा मैचिंग ऑफ माउंटेन रेंजेस। ये भी मैंने सेकंड में एक्सप्लेन किया था, जो हमारा ये था, जो मैंने यूएसए का बता दिया था। यहाँ पे एप्लाचियन माउंटेन है और यहाँ पे यूरोप के साइड में यहाँ भी उसके ये मिले थे, ठीक है। माउंटेन रेंजेस मतलब ये एप्लाचियन माउंटेन का कंटिन्यूएशन यहाँ पे था, ठीक है। अलग पेन यूज करके बताता हूँ। ये है एप्लाचियन माउंटेन ग्रीन कलर का, ठीक है। यहाँ पे है इस साइड ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए और वेस्टर्न पार्ट ऑफ ये क्या है, यूरोप। वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में उनको मिल गया कि एप्लाचियन का कंटिन्यूएशन है ये, ठीक है।
तो हो गया, एक और एविडेंस मिल गया। ऐसे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस उन्होंने दुनिया में सब जगह पे, ठीक है, जितने भी जगह पे माउंटेन डिसकंटिन्यूटी दिखी उनको, तो उनको वहां पे जाके उन्होंने स्टडी किया, ठीक है, तो उनको ये सब मिल गया, ठीक है। दिस इज आवर थर्ड एविडेंस। तो एप्लाचियन का ही उन्होंने स्टडी किया था ज्यादा। फोर्थ इज रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, बस वही किया है, बस कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग में 2 कॉन्टिनेंट्स होंगे, कोई भी कॉन्टिनेंट्स ले लो, अब मैं पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट नहीं ले रहा, बस उन्होंने देख लिया कि यहाँ का रॉक टाइप और यहाँ का रॉक टाइप बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी था, ठीक है। यहाँ के मेटामॉर्फिक इंटेंसिटी, जो भी मेटामॉर्फिक रॉक है, इनकी मेटामॉर्फिक इंटेंसिटी चेक की, यहाँ के मेटामॉर्फिक रॉक की इंटेंसिटी चेक की, तो फेसिस सिमिलरिटीज मिल गई उनको, ठीक है। तो मेटामॉर्फिज्म जो होता है उसमें कितना इंटेंसिटी से होता है, कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर एक्ट होता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका फेसिस क्या है। तो फेसिस सिमिलरिटीज भी मिल गई। स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज मतलब, एक मिनट, अगर ये इसी में बता देते हैं, अगर यहाँ पे उनको ज़्यादा थ्रस्ट फॉल्टिंग मिल रहा है, थ्रस्ट फॉल्टिंग मिल रहा है, ठीक है, थ्रस्ट, यहाँ पे भी थ्रस्ट मिल रहा है, ठीक है, इस एरिया में भी थ्रस्टिंग मिल रहा है, इस एरिया में भी थ्रस्टिंग मिल रहा है। मतलब जिस टाइम ये कॉन्टिनेंट बना था, तो यहाँ पे उस टाइम कोई कॉम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एक्ट हो गया था, जैसे हमें हिमालय में मिलते हैं, ठीक है। जो फॉल्ट का लेक्चर देख लीजिए, मेरा लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। तो फॉल्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि थ्रस्ट फॉल्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेशन से थ्रस्टिंग बनता है और लो एंगल रिवर्स फॉल्ट होता है, ये बताया था मैंने, ठीक है। थ्रस्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिवर्स फॉल्ट का नेक्स्ट वर्जन इज थ्रस्ट फॉल्ट। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भी थ्रस्ट का एंगल जो है, सपोज दिस इज थ्रस्टिंग, ठीक है, ये ब्लॉक इसके ऊपर मूव कर रहा है और ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ, ठीक है, सॉरी, ये एंगल, तो ये एंगल 30 डिग्री है और इसका भी, यहाँ पे भी थ्रस्टिंग जो हुआ है उसका भी एंगल सेम मिल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज देख सकते हैं हम। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे उनको मिल रहा है कि फोल्ड का एक टाइप मिल रहा है और सेम फोल्ड का टाइप यहाँ पे भी मिल रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो थे वो उन्होंने कंसिडर करके बहुत ज़्यादा स्टडी किया और बताया कि हाँ, ये 2 पॉइंट्स प्रीवियस, मतलब बहुत ज़्यादा पहले, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहे हैं हम, 1-2 ईयर की बात नहीं कर रहे। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब 200 मिलियन ईयर्स एगो हमें बताना है कि एक पेंजिया था और सब कॉन्टिनेंट एक जगह पे थे। तो उन्होंने बताया था कि ये और ये कॉन्टिनेंट एक जगह पे था पहले, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लाएंगे, तो ये यहाँ पे था और दिस इज आवर कॉमन पॉइंट जो यहाँ पे था, ठीक है। तो 4th एविडेंस हो गया, समझ गए, दिस इज आवर 4th एविडेंस। और लास्ट है पैलियो क्लाइमेट एविडेंस। अब इसको बताता हूं मैं। हमारा जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना मतलब हमारा इंडिया में जितना भी कोल मिलता है, ठीक है, जितना भी कोल मिलता है वो है कार्बोनिफेरस और इसके टाइम का, मतलब 250 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। 250 मिलियन ईयर्स पे हमारा ट्रायसिक स्टार्ट होता है, ट्रायसिक पीरियड स्टार्ट होता है, उसके पहले का ये सब कोल है, ठीक है। पर्मियन तक जो भी था, मतलब कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है, ये जो पीरियड था इसमें सबसे ज्यादा कोल मिलता है, इस एज का हमें सबसे ज्यादा कोल मिलता है। मतलब यहाँ क्या हुआ था, बहुत सारे ट्रीज वगैरह फॉर्म हुए थे, बहुत ज्यादा बारिश था उस टाइम, ठीक है। तो ट्रीज वगैरह बनने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो टेम्परेचर चाहिए, सनलाइट ज्यादा चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तब ट्री बना था। कोल किससे बनता है, ट्रीज से बनता है ना। तो ट्री बनने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के लिए टेम्परेचर तो चाहिए, वो जो हमने जलचक्र पढ़ा था, वाटर साइकिल, तो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से समुद्र का जो पानी है वो इवेपोरेशन होकर ऊपर चला जाता है, फिर बारिश करवाता है, तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे कोल को देख के हम क्या बता सकते हैं कि उस टाइम का टेम्परेचर ज़्यादा था और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा था, मतलब टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा था उस टाइम। अगर हमें कोल जो है, कोल हमें साउथ पोल मतलब अंटार्कटिका के पास अगर हमें कोल मिल रहा है, तो उसको देख के हम क्या बता सकते हैं कि अगर अंटार्कटिका के पास कॉन्टिनेंट गया है और उसमें हमें कोल मिल रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जो है
ठीक है, प्रेसिपिटेशन तो होगा, लेकिन टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए, बड़े बड़े ट्रीज जो है, ठीक है, बड़े मतलब कोनीफेरस वगैरह जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो कभी हमें साउथ पोल में, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा वहाँ पे नहीं मिलते। अब इसका रीज़न क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता ज़्यादा, इसलिए ट्रीज का जो ये है उनका बढ़ने का जो रेट है वो थोड़ा कम रहता है। तो इस पॉइंट से मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आज का कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका के पास है और उसमें हमें कोल मिल रहा है, तो हम बता सकते हैं कि वो कॉन्टिनेंट पहले ऐसे जगह पे था, मतलब इक्वेटर के पास होना चाहिए, तभी हमें बड़े बड़े ट्रीज एवरग्रीन फॉरेस्ट में जैसे ट्रीज मिलते हैं, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट पोल के पास नहीं रहते। ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोल का डिपॉजिट हमें अंटार्कटिका के पास मिल रहा है, तो हम बता सकते हैं कि वो कॉन्टिनेंट पहले इक्वेटर के कहीं पास था और अब उसके बाद वहां से ट्रेवल करके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो कोल से बस कोल का एक सैंपल लेके जहां से उठाया है, तो उसको लेके हम बता सकते हैं कि पैलियो क्लाइमेट, पैलियो मतलब पुराना, ठीक है, पुराना, पैलियो मतलब पुराना, पैलियो मतलब बहुत ज़्यादा पहले, जहां का हम स्टडी करेंगे। अभी हमारा टारगेट पॉइंट क्या है, 200 मिलियन ईयर्स एगो। मैं ये बस कोल का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई चीज हमें ऐसी जगह पे मिल रही है जहां पे उसका फॉर्म होने का एनवायरनमेंट है ही नहीं। ठीक है, समझ रहे, मतलब अगर पोलार एरिया में जो कोन जैसे ट्रीज बनते हैं, वो उसका एविडेंस, उसका फॉसिल हमें अगर इक्वेटर के पास मिल रहा हो, तो हम क्या बता सकते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट था, वो पेड़ थोड़ी ऐसा झलांग मार के आ सकता है इक्वेटर पे, नहीं ना। तो हम बता सकते हैं कि कॉन्टिनेंट जो था, ये कॉन्टिनेंट जो है वो पहले पोल के पास था। अब पोल के पास जब था, उसमें कोनिफेरस ट्रीज वगैरह बन चुके थे, उसका फॉसिल हमें मिल रहा है अभी, मतलब वो ट्रीज उस टाइम पोलर एरिया में बन चुके हैं और उसके बाद उसका फॉसिल बन के कॉन्टिनेंट ही ड्रिफ्ट होके इधर आ गया। ठीक है, वो पेड़ थोड़ी आ सकता है झलंग मार के, नहीं ना। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस दिए मैंने, जैसे कोल का बताया। ठीक है, ये अभी जो रिसेंट एक्सप्लेन किया मैंने एक एग्जांपल देके। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं वो पैलियो क्लाइमेट में आते हैं। मतलब जो क्लाइमेट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में और पर्टिकुलर क्लाइमेट के अंदर ही फॉर्म हो सकती है, लेकिन अभी मिल रहा है कहां पे, जहां पे वो नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, वो कॉन्टिनेंट पहले जब बना, उसका एज तो हमें पता है ना, कि फॉसिल का एज तो हम निकाल सकते हैं कब बना है। तो वो कॉन्टिनेंट पहले था उस एरिया में जहां पे उसको फेवरेबल है कंडीशंस। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग। अगेन दिस इज द वेरी फिफ्थ एविडेंस इज वेरी एक्सेप्टेबल। ओके, पैलियोक्लाइमेट एविडेंस जो था वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पेड़ वगैरह झलांग मार के नहीं आ सकते ना, नहीं तो पोलर एरिया का एनिमल का अगर फॉसिल हमें इक्वेटर पे मिल रहा है, तो वो ऐसे तैर के थोड़ी आएगा इतना ज़्यादा किलोमीटर। ठीक है, तो वो पहले कॉन्टिनेंट उधर होना चाहिए, इसीलिए वो फॉसिल मिल रहा है उसका हमें। ठीक है, तो पैलियोक्लाइमेट एविडेंस, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैलियो मतलब पुराना, उस टाइम का। हमारा टारगेट पॉइंट क्या है, 200 मिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि अल्फ्रेड जी ने बता दिया था कि पेंजिया जो था उसका एज 200 मिलियन ईयर्स था, पेंजिया का। उसके बाद उसका डिफ्रेंसिएशन हुआ और अलग अलग पोजीशन पे अभी जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे वो है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ने के लिए। आई थिंक दिस इज इनफ टू स्टडी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक में क्या बताया था ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्लेट टेक्टोनिक का अलग से लेक्चर बनेगा जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप्स के प्लेट्स होते हैं, क्या क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक्स में, फोर्स क्या है। जैसे मैंने बताया था कि वेगनर जी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का फोर्स, उसके पीछे का फोर्स एक्सप्लेन करना फेल हो गया था, मतलब वो कर नहीं पाए थे। तो जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया उसका पीछे का फोर्स है, इन्होंने ये बता दिया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे टू स्टडी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, so thank you so much for watching my video and please do subscribe for more such videos. Next video will be on definitely plate tectonics. Okay, so enjoy, have a good day.
सॉरी, एक और बात बताना भूल गया। जिस वक्त मैंने ये स्टार्ट किया था, लेक्चर स्टार्ट किया था, तब मैंने बताया था कि इंडियन प्लेट जो है वो चाइना की ओर बढ़ रही है। तो उसका जो ये था, मैं एक्सप्लेन करना भूल ही गया। मैं बताया था कि लास्ट में पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज इंडिया, ओके। सो माय ड्राइंग इज ओके, दिस इज इंडिया। ये थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, ओके। और ये हमें पता है कि चाइना है इस साइड, इंडिया के नॉर्थ साइड में चाइना है, चाइना प्लेट जिसको हम बोलते हैं। एक्चुअली हमारी इंडियन प्लेट हम बोलते हैं, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो, मिला के दोनों, ठीक है। दिस एवरीथिंग इज चाइना, ओके। तो अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इंडिया इज मूविंग अपवर्ड, मतलब उस डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पे पता है हमें टकरा के यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस एरिया में हमें पूरा हिमालय बनता है। ये अगर टकरा जाएगा चाइना प्लेट को, अभी मैं ये फेज दिखा रहा हूँ जस्ट टकराने से पहले का, ठीक है। इंडिया जो है वो ट्रैवल किया है साउथ पोल से, साउथ पोल पे था, अंटार्कटिका को जुड़ा हुआ था, उसके भी एविडेंसेस मिल गए हैं, ठीक है। उसके बहुत पेपर है उसके ऊपर, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इंडिया जो है वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, और यहाँ पे टकरा के, एक दूसरे को टकरा के यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन कर दिया, और इसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट कोलिजन, ठीक है। और अभी भी इंडिया मूव कर रहा है इसके ओर, चाइना की ओर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कम रेट है, तो टकरा के जब तक हम डिस्ट्रॉय होंगे तब तक शायद ह्यूमन सर्वाइव भी नहीं करेगा, ठीक है। तब तक कोई और इवोल्यूशन होके कोई और ये बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, ठीक है, हमसे भी होशियार होगा वो, ओके। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट पार्ट, ओके। थैंक यू सो मच।